अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बच्चों आज हमने 4.3 स्टार्ट करनी है और 4.3 का जो बेसिक टॉपिक है वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड बेसिस। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिस के बारे में पढ़ा था और सबस्पेसेस के बारे में पढ़ा था। अटेंडेंस नहीं लगाए अभी। सबस्पेसेस के बारे में हमने पढ़ा था और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स कौन से होते हैं। ऐसे तमाम सेट्स जिसके अंदर एक कांस्टेंट, फिर एक वेक्टर, फिर सेंटर में प्लस का साइन, देन एक कांस्टेंट, एक वेक्टर, इस तरह अप टू सो ऑन मल्टी एडिशन होती है और उसका राइट हैंड साइड किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल। यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट वो नंबर्स होंगे जिसमें ये तमाम C1, C2, C3 ये तमाम नॉन जीरो हो और इसके अलावा ये कंडीशन होल्ड करती हो तो हम कहते हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और इसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाते हैं, यानी V1 से लेकर VP तक जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये लीनियरली इंडिपेंडेंट का सेट हुआ। लीनियरली डिपेंडेंट भी कौन सा होगा, जिसमें ये राइट हैंड साइड जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। जब ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी कि ये दोनों इक्वल टू जीरो ना हो, इनको जब हम ऐड करें तो आंसर मेरे पास जीरो के इक्वल ना आए, तो ऐसे तमाम मेंबर्स को हम क्या कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के बाद एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम को देख लो आप। यहाँ पर वो कह रहा है एन इंडेक्स सेट V1 से VP of two or more vectors with V1 is not equal to zero is linearly dependent if and only if some Vj is a linear combination of preceding vectors। तो बच्चों यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि जो जितने भी वेक्टर्स की बात हो रही है, वो कहता है तमाम वेक्टर्स कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर उनको इन तमाम V1 से Vj-1 तक जितने भी मेंबर्स हैं उनको अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें। यानी लीनियर डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि आप जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। और लीनियर कॉम्बिनेशन किस टाइप का होता था, लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास तकरीबन इसी टाइप का होता था। ठीक है। तो वो कहते थे जब आप इस तरह लिख सकते हो वेक्टर्स को तो आप कहते हो कि आपके पास वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरम उसने प्रूव किया। उसने कहा सिर्फ यही सिचुएशन हो सकती है, अदरवाइज और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। इसका प्रूफ नहीं करना, सिर्फ एज अ स्टेटमेंट इसको याद रखना है। उसके बाद बच्चों बेसिस की डेफिनेशन है, वो कहता है लेट H बी अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। B इज बेसिस ऑफ H इफ B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और B उसको स्पैन करे। यानी आपको क्या करना है, अगर बेसिस बताना है किसी को भी तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। यानी जब आप एक कांस्टेंट, फिर एक वेक्टर, फिर एक कांस्टेंट, फिर एक वेक्टर, जब आप इन सबको ऐड करते हो तो आपका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आता है। तो ये चीज आपने प्रूव करनी है। जब आप ये चीज प्रूव कर देते हो तो दूसरी चीज क्या है, एच इज इक्वल टू स्पैन ऑफ बेसिस। यानी ये जो बेसिस से हमें दो एलिमेंट्स मिलते थे, हम कहते थे ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, पूरी की पूरी स्पेस। वो कहता है अगर ये दोनों कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी तो हम कहेंगे कि कोई भी वेक्टर स्पेस जो है वो बेसिस बनाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट आ जाएं, ये एग्जांपल्स आप लोग खुद देख लेना। आप आ जाएं बेसिक हमारी जो 4.3 की एक्सरसाइज है उसको देखें। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस में वो आपको कह रहे हैं डिटरमिन विच सेट इन एक्सरसाइज 1 to 8 आर बेसिस फॉर आर क्यूब। अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स ऐसे हैं जो कि बेसिस बना रहे हैं आर क्यूब के लिए। ऑफ द सेट्स दैट आर नॉट बेसिस, वो कहता है उनके बारे में बताएं जो बेसिस नहीं है। अगर वो बेसिस नहीं है तो क्या लीनियरली डिपेंडेंट है और स्पैन बनाता है कि नहीं। अभी अभी हमने देखा कि बेसिस वो होगी जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और स्पैन भी करे। ठीक है। तो आप वो आपको तीन वेक्टर्स दे रहा है, तीनों वेक्टर्स के लिए आपने क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स के लिए आपने बारी बारी चेक करना है कि क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरा आपने क्या चेक करना है कि वो स्पैन करता है कि नहीं। तो आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन होगी या जो भी आपके पास वेक्टर्स होंगे, तीन वेक्टर्स यहाँ पर गिवन थे हमें, ठीक है। इन तीन वेक्टर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे। जब हम इसको एक एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे, तो लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर तो देखो इस तरीके से में ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट, सॉरी एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हुआ है। अगर एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा तो आप इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यानी आपने डायगोनल एलिमेंट्स क्या लेने हैं, 1 1 1, उसके नीचे वाली सारी एंट्रीज को क्या बना देना है, 0। ठीक है, तो आपने इसको इस फॉर्म में बनाना है। अब हमने जब इस पूरे तीनों वेक्टर्स को एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिखा, तो हमें पता लगा कि क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स ऑलरेडी किस पोजीशन में थे, डायगोनल की पोजीशन में 1 1 1 एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये देखें। और इसके नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स क्या थे, 0, यानी यहाँ से हमने फर्स्ट कॉलम, इस सेकंड वाले वेक्टर से सेकंड, थर्ड वाले वेक्टर से थर्ड, इस तरह हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। ऑलरेडी ये एचेलन फॉर्म में है, अगर एचेलन फॉर्म में नहीं होगा तो सबसे पहले आप इसे एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद वो कहता है क्योंकि ये एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, अब आपने ये बताना है कि यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर कितनी रोज है। मेरे को सुन गर्ल्स अपना माइक ऑफ कर दें। इसके अंदर आपको कितनी रोज नजर आ रही हैं, 3, ठीक है। और 3 रोज के अलावा आपको ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर 3 पिवट पोजीशंस हैं। पिवट पोजीशंस होने का क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पर मतलब फर्स्ट डायगोनल के लिए आपके पास पहला मेंबर 1 होना चाहिए, दूसरा मेंबर 1 होना चाहिए, तीसरा मेंबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करो तो कोई भी ऐसी रो ना बने जो कि 0 हो जाए। जैसे अगर देखो यहाँ पर पूरी की पूरी ये भी 0 हो जाता, ठीक है। तो पिवट पोजीशन थर्ड कॉलम की पिवट पोजीशन थर्ड वाली ही होती है, सेकंड कॉलम की पिवट पोजीशन सेकंड होती है, फर्स्ट कॉलम की पिवट पोजीशन फर्स्ट होती है। तो यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी रो नहीं होनी चाहिए जो कंप्लीटली 0 हो चुकी हो। अगर आपको ऐसी तीनों चीजें मिल जाती हैं जिसके अंदर ये तीनों रोज एग्जिस्ट करती हैं आफ्टर रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म या एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी आपके पास ये तीनों रोज एग्जिस्ट करती हैं और कोई भी रो ऐसी नहीं है जो कंप्लीटली 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर आप कहोगे ये मैट्रिक्स जो है ये बेसिस बना रहा है। हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम कल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमने कहा ऐसे तमाम वेक्टर्स जो के जिनकी पिवट जितना उसका साइज है, यानी इसका साइज क्या है, 3 × 3, तो जितनी उसके अंदर नंबर ऑफ रोज है उतने ही उसका पिवट पोजीशन एग्जिस्ट करे। यानी अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 है तो पिवट पोजीशन भी 3 है। अगर इस 1 1 की जगह 0 बन जाता, कोई एक रो पूरी 0 हो जाती, तो हम कहते कि इसकी पिवट पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती, वो 0 हो चुकी हुई है, ठीक है, इसलिए ये वेक्टर बेसिस ना बनाता। लेकिन यहाँ पर तीनों रोज क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो होने के अलावा इस हर एक के अंदर पिवट पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है। पिवट पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बेसिस एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपने इसी तरह करने हैं जैसे कि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, मैं 1 डांस 0, कर गर्ल्स अपना माइक ऑफ करें, 1 0 1 0 0 0 एंड 0 1 0। जब आप इसे कंबाइन करोगे तो आपके पास सबसे पहला काम क्या होता है, आपके पास यही होता है ना कि जो फर्स्ट रो है, ऐसे करते हैं मम्मी। मम्मी मम्मी कहते मम्मी करेंगे। गर्ल्स इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि आप लोग अपना माइक ऑफ कर लो। हमारे आयशा रोल नंबर 19। अच्छा तो बच्चों यहाँ देखो, जब आप इसको प्रूव करोगे सेकंड वाले को, यहाँ जब आप इसको प्रूव करोगे आपके पास है 1 0 0 0 0 एंड 0, और लास्ट कॉलम है 0 1 एंड 0। तो बच्चों यहाँ पर एक 1 है। अब हमें पता है जब हम इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में या एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1 के अलावा बाकी ये जो लास्ट वाला मेंबर है यानी 1, आपने इसको भी 0 बनाना होता है। जब आप इसको 0 बना लोगे आपके पास पूरी एक रो 0 हो जाएगी, ठीक है।
जब पूरी एक रो जीरो हो जाएगी इसका मतलब बेसिस नहीं बनेगी। ठीक है, ये जो आर क्यूब होता है इसके ऊपर जो पावर होती है इसका मतलब होता है कि आपको कम से कम तीन एलिमेंट्स इसमें से जरूर मिलने चाहिए, यानी तीन रोज इसकी जरूर होनी चाहिए। जब आप इसको एक्शन फॉर्म में सेकंड वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे, लास्ट पूरी रो जीरो हो जाएगी, आपके पास सिर्फ दो रोज बचेंगी, जबकि आपने बेसिस कितने की बनानी है, आर क्यूब की। ठीक है, तो अब दो रोज की वजह से आप कहोगे कि ये इसकी बेसिस नहीं है। समझ आई? तो जब भी आप बेसिस एलिमेंट्स बनाओगे, सबसे पहले तीनों वेक्टर्स को या जितने वेक्टर्स गिवन है उसको एक मैट्रिक्स में लिखो। लिखने के बाद उसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद आप उसको पिवट पोजीशन देखो, अगर कोई नॉन जीरो रोज, सारी सारी नॉन जीरो रोज है, तो आप कहोगे कि हमारे पास बेसिस एग्जिस्ट करती है। अगर सारी रोज नॉन जीरो नहीं होंगी तो आप कहोगे कि बेसिस एग्जिस्ट नहीं करती। कोई एक भी अगर नॉन जीरो वाली टर्म आ गई तो आप कहोगे बेसिस एग्जिस्ट नहीं करती। तो 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस में यही काम होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में देखें। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में वो कह रहा है फाइंड बेसिस फॉर द नल स्पेसेस। अब नल स्पेस के लिए जब भी आपने बेसिस फाइंड करनी होती है तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करते हो? यहाँ देखिए, आपने सबसे पहले एक ये इस मैट्रिक्स को लिखा। लिखने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आपको पता है सबसे पहले वन के नीचे वाले दोनों मेंबर्स को क्या होना चाहिए, जीरो। एक तो ऑलरेडी जीरो है, दूसरे को हमने जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम R3 में से माइनस कर देंगे 3R1 को। तो जब सारा प्रोसीजर हमने फॉलो किया, उसके बाद हमारे पास ये पूरी इक्वेशन इस तरह की आ गई, पूरी की पूरी मैट्रिक्स इस तरह के आ गए। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, इस -2 को भी हम जीरो करना चाहते हैं। तो -2 को जीरो करने के लिए मैंने क्या किया, R2 + 2R2। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इतना काम करने के बाद ही हमने करना वैसे क्या था, इसको रिड्यूस्ड एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। लेकिन हमें यहीं पर पता लग गया कि यहाँ पर एक ऐसी रो मिल गई है जो पूरी की पूरी जीरो हो चुकी हुई है। तो क्योंकि एक पूरी रो जब जीरो हो जाएगी, हमें पता है कि अब ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में फर्दर कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसको यहाँ पर वन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वन की जगह क्या हो गया है, जीरो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करना छोड़ दोगे। आप इसके बाद क्या करोगे, जैसे आप एक्स की फॉर्म में वैल्यूज को कन्वर्ट करते हो, आप उस तरह वैल्यूज कन्वर्ट करोगे। x1 -3x3 + 2x4 = 0। दूसरी रो क्या होगी, x2 -5x3 + 4x4। हाँ जी बच्चों, एचलन फॉर्म क्या होती है, एचलन फॉर्म ऐसी होती है जिसके अंदर जैसे ये 1 1 और 1 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे या ऊपर, ठीक है, या नीचे या ऊपर वाली साइड पर आपके पास जीरोस हो किसी एक साइड पर, जैसे ये अगर 1 1 1 है ना, ठीक है, तो इसके या तो नीचे वाला कॉलम, नीचे वाली एंट्री जीरो हो या ऊपर वाली एंट्री जीरो हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन जब फॉलो करती हो तो हम कहते हैं ये हमारे पास एचलन फॉर्म है। ठीक है, जब ऊपर और नीचे दोनों मेंबर जीरो हो जाएं तो हम कहते हैं वो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म है। ठीक है, तो दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। अब आप इसको जब एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो कन्वर्ट करने में आपको पता है ये जो फर्स्ट वाले मेंबर्स होते हैं ये सारे x1 होते हैं, सेकंड वाले सारे मेंबर x2 होते हैं, थर्ड वाले सारे मेंबर्स x3 होते हैं, फोर्थ वाले सारे मेंबर्स x4 होते हैं। तो अब जिस जिसका जोन सा कॉफिशिएंट है, आपने वो उसी तरह लिखना होता है, यानी ये x1 के साथ कॉफिशिएंट है, इसलिए x1, देखो x2 के साथ जीरो कोफिशिएंट है तो x2 हम नहीं लिखेंगे। x3 के साथ क्या है, -3, तो -3x3। x4 के साथ क्या है, 2, तो आप यहाँ लिखोगे 2x4। इस तरह आप इसकी दो इक्वेशंस बना लोगे, एक इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहां से आपको पता लगा, क्योंकि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, चार, यानी x1 x2 x3 एंड x4।
लेकिन आपके पास यहाँ से वैल्यूज कितनों की निकल सकती हैं, सिर्फ दो की, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से मैंने एक x1 की वैल्यू निकाल ली, एक x2 की वैल्यू निकाल ली, बाकी जितने टर्म्स थी उनको जीरो के ऑपोजिट साइड पर ले गए। तो बच्चों ये आपके पास एक दो इक्वेशंस आ गई। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होता है, आपने बेसिस बनानी होती है। तो नल स्पेस की बेसिस आप कैसे बनाते हो, आपको पता है यहाँ पर टोटल कितने मेंबर्स थे, कितने वेरिएबल्स थे, चार। तो आपने x लिखा, इस x के अंदर आपने इन चारों मेंबर्स को लिखा। लिखने के बाद अब यहाँ पर देखो, x1 की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की थी, वो क्या थी, 3x³ माइनस 2x4, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। x2 की वैल्यू भी अभी 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 हमने पुट की थी 5x³ 5x3 माइनस 4x4, तो वो भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी। और x3 और x4 वो तमाम वेरिएबल्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं निकलती, वो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स कहलाते हैं, इसलिए x3 को भी हमने ऐसे छोड़ दिया जैसे वो था, x4 को भी हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब उसके बाद बच्चों हमने इसकी बेसिस ब्रेक करनी है। तो बेसिस ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं जो कि फ्री वेरिएबल्स थे, एक x3 और एक x4। तो हमने इस सारे में, हाँ जी बच्चों, तो हमने इस सारे में क्या करना है, x3 बाहर निकाल दिया, फिर x4 भी हमने बाहर निकाल दिया। जब हम यहाँ से x3 बाहर निकालेंगे तो देखो x3 इधर से निकला, यहाँ पर x3 के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3, जहां पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 1, और x4 वाली साइड पर तो x3 का कोफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, तो आपने इसमें से सारे कोफिशिएंट्स बाहर निकाल लिए, 3, 5, 1 एंड 0। इसी तरह जब x4 है तो x4 के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -2, तो पहला मेंबर -2, फिर यहाँ पर -4, तो यहाँ भी -4, यहाँ थर्ड वाले में x3 है सिर्फ, x4 है ही नहीं, तो इसका आंसर 0, और x4 क्या है 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास दो मेंबर्स इस तरह आ गए। अब ये जो दो मेंबर्स आए हैं इनको हम कहते हैं, इसमें जो वेक्टर्स हैं यानी ये वाले जो मैट्रिसेस हैं, ये बेसिस है नल स्पेस की। समझ आई बच्चों, तो आपका पहला काम क्या है, आपने सबसे पहले आपने जो भी मैट्रिक्स अवेलेबल होगा आपने उसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद आपने इसको इस फॉर्म में x1 x2 x3 x4 की फॉर्म में लिखना है। लिखने के बाद आपने उसका एक वेक्टर बनाना है, वेक्टर में वो तमाम वैल्यूज लिखनी है मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस में लिखने के बाद आपने जो उसके अंदर फ्री वेरिएबल है यानी x3 और x4 दोनों की फॉर्म में सेपरेट सेपरेट बेसिस लिख लेनी है। अब ये जो नेक्स्ट वेक्टर्स आए होंगे यानी मैट्रिसेस आए होंगे, यही दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, बेसिस बनाएंगी किसकी, नल स्पेस की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर 4.3 के 10 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए। मैम अगर लास्ट रो 0 ना होती तो फिर क्या करते, हाँ जी बेटा, अगर लास्ट रो 0 ना होती तो इसका मतलब ये होता कि आपके पास यहाँ पर इस फॉर्म का क्वेश्चन आता है, यानी आप क्या करते हैं, ये 0 0 हो गया। अगर यहाँ भी 1 होता तो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके ऊपर वाले दोनों मेंबर्स को भी क्या बनाते, 0 बनाते। जब आप इनको 0 बना लेते तो आपके पास पूरी की पूरी इस वाली फॉर्म में आ जानी थी, यानी ये भी 0, ये भी 0। तो जब आप इसको कन्वर्ट करते तो आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, आपने फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था कि आप कहते x1, यानी आप यहाँ पर लिखते इस तरह x1 +2x4। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड वाली रो कैसे होती, x2 +4x4। फिर इसी तरह थर्ड रो क्या होती, यहाँ भी 1 होता क्योंकि, ठीक है, थर्ड रो क्या होती, x3 +4x4 +0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है 0, यानी यहाँ पर x4 वाली टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी x1 की वैल्यू निकल आती। तो x1 की वैल्यू क्या निकलती, 2x4। x2 की वैल्यू क्या निकलती, -4x4। ठीक है, और x3 की तो कोई वैल्यू निकली ही नहीं, इसका मतलब जिसकी वैल्यूज नहीं निकल सकती हम उसको फ्री वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब x4 भी फ्री वेरिएबल होता, x3 भी फ्री वेरिएबल होता। ठीक है, फिर हम इन एक्सप्रेशंस को इस तरह लिखते हैं, मतलब एक पूरी रो बनाते, x1 x2 x3 x4 चारों चारों लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है,
x1 की जो वैल्यू निकली थी वो यहाँ लिखते हैं -2x4, ठीक है। जो x2 की वैल्यू निकली थी -4x4, वो भी यहाँ लिखते हैं। फिर x3 की कोई वैल्यू निकली नहीं थी तो उसको ऐसे रहने देते। x4 भी वेरिएबल था, फ्री वेरिएबल था, उसको भी ऐसे ही रहने देते। अब जब ये सारी इस तरह की फॉर्म आ जाती, उसके बाद हम क्या करते हैं, x3 को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब जो से फ्री वेरिएबल्स होते हैं उनको हमने बाहर मल्टीप्लाई करना होता है, और जो वेक्टर्स होते हैं यानी कोफिशिएंट्स होते हैं वो सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपके पास जब x4 x5 इस तरह की जितनी भी वैल्यूज आई थी, आप उनको क्या करते, आप उनको सॉल्व करते इसी फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपके पास जो भी आंसर आया है, आपने उसको इस तरह ब्रेक कर लेते। फ्री वेरिएबल वहां भी x3 और x4 ही निकले थे, तो फिर एक बार x3 बाहर आ जाता, एक बार x4 बाहर आ जाता, और यहाँ पर जो जो कॉन्स्टेंट थे उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व करते, और यही दोनों वेक्टर्स आपकी क्या होती, बेसिस होती, ठीक है। हाँ जी बच्चों, उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपको कह रहा है, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो कह रहा है आपको, फाइंड अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर क्यूब इन द प्लेन x+2y+z=0, ठीक है। तो अब आपके पास एक उसने इक्वेशन दे दिया आपको, वो इक्वेशन क्या है, x+2y+z=0। तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके साथ जो जो मेंबर्स हैं आपने उनको अलग किया, मतलब जितने कॉन्स्टेंट्स थे, x के साथ क्या है 1, y के साथ क्या है 2, z के साथ क्या है 1, कोएफिशिएंट्स, ठीक है। आपने ये a लेट कर लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बेसिस फॉर नल ऑफ ए। आमतौर पर जब आप मैट्रिसेस को सॉल्व करते हो, क्रैमर रूल में भी आपने देखा ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है। लेकिन जब नल स्पेस होती है तो हम कहते हैं क्योंकि नल स्पेस के लिए आंसर 0 आता है, तो बी की जगह आप क्या पुट करोगे, 0। इसलिए मैंने यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया। पुट करने के बाद बच्चों यहाँ देखो, जब मैंने ये पुट कर दिया, अब मुझे मेरे पास एक ही इक्वेशन बनी है, इधर हमें रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन की गई है। हम इसी इक्वेशन से हम बाकी इक्वेशंस बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, अब हमें पता है ये है x+2y+z। अब उधर भी जब हमारे पास इक्वेशंस निकल आती हैं तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को दूसरे की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे 2y और z की फॉर्म में, यानी आपने x इस तरफ रहने दिया, 2y और z दूसरी साइड पर ले गए। अब y और z की वैल्यू किसी भी तरह से नहीं निकल सकती, x की वैल्यू निकल सकती है। तो जिनकी वैल्यू नहीं निकल सकती वो क्या होते हैं, फ्री वेरिएबल्स। तो यहाँ पर फ्री वेरिएबल्स क्या होंगे, y एंड z। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना, ठीक है। हमने कहा x x y एंड z, x की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, -2y -z, आपने x की जगह पुट कर दिया। y और z फ्री वेरिएबल है, उन्होंने ऐसे ही रहने। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं उनको बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्री वेरिएबल सबसे पहले कौन सा है, y वाला। तो मैंने y को बाहर निकाल लिया। इसके साथ कॉफिशिएंट क्या था, -2, तो पहला मेंबर -2। इधर इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1। इधर इसका कॉफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 0। फिर उसके बाद प्लस z बाहर निकाला, यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट -1, जहां इसका कॉफिशिएंट 0 क्योंकि z है ही नहीं इधर, और यहाँ इसका कॉफिशिएंट क्या है 1। तो ये जो दो मैट्रिसेस आए हैं, दो वेक्टर्स आए हैं, यही दोनों क्या है, नल स्पेस की बेसिस है। समझ आई इस बात की। अच्छा बच्चों आप ये देखो, जैसा 11 क्वेश्चन है वैसा ही 12 सेम क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 5x। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, ठीक है। मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 और 14 में वो कहता है अज्यूम दैट a इज रो इक्विवेलेंट टू b, फाइंड बेसिस फॉर नल ऑफ a एंड कॉलम ऑफ a। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर वो कह रहा है मैंने आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के रो इक्विवेलेंट है। रो इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है, कि ये एक दूसरे की रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म है या एचलन फॉर्म है, ठीक है। यानी जो हम प्रोसीजर करते हैं R2 - R1, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सारा कुछ किया था, एचलन रिड्यूस्ड एचलन, हमें वो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया कि जब मैं इसको चेंज करता हूँ एचलन या रिड्यूस्ड एचलन में, तो मेरे पास इस तरह की फॉर्म आती है।
ठीक है। तो बच्चों हमने नल ऑफ ए और कॉलम ऑफ ए फाइंड करना है, इसकी बेसिस फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमने देख लिया कि बी क्या है, एक्चुअल फॉर्म है ए की। एंड सिंस फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम ऑफ ए आर पिवट कॉलम्स, हाँ जी यहां से देखें, आपके पास फर्स्ट वाला कॉलम और जो आपके पास यहाँ पर सेकंड वाला कॉलम है ए का, वो ही हमारे पास पिवट कॉलम्स हैं। क्यों भला? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास ये वन है, ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पर वन होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ दो ऐसे कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर पिवट पोजीशंस हैं, यानी यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि जब आपके पास इस तरह की फॉर्म होती है, आप क्या करते हो, यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ दो कॉलम्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो पिवट कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब जब हमने कॉलम ऑफ ए की बेसिस निकालनी है, तो वो कौन से वाले एलिमेंट्स होंगे, वो सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स होंगे। ये देखें बच्चे, यहाँ पर आपने बी वाली साइड पे देखोगे कि आपके पिवट कॉलम्स कौन से हैं। आपके पास एक फर्स्ट वाला है, एक सेकंड वाला है। तो इसका कॉलम ऑफ ए यानी बेसिस ऑफ कॉलम ऑफ ए कौन सी होगी, जो इस ए में पहला और दूसरा कॉलम होगा, वही इसकी बेसिस होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर थर्ड वाला कॉलम होता जिसके अंदर यहाँ वन होता, तो आप कहते हैं कि ये इसका इसकी बेसिस है। तो आपके पास रो इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है कि जब आप उसको रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो बेसिस एलिमेंट्स आपने ए में से देखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसने यही काम किया है। तो कॉलम ऑफ ए के लिए आपने उसके मेंबर्स देख लिए और फिर आपने चेक किया किधर किधर आपके पास पिवट कॉलम्स है। वो पिवट कॉलम्स आप ए में देखोगे तो उसकी बेसिस है। उसके बाद नेक्स्ट काम है आपका बेसिस फाइंड करना नल ऑफ ए की। अब हमें पता है नल ऑफ ए के लिए क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आपको क्योंकि पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, अगला सारा काम वैसा ही है। आपने बी मैट्रिक्स के जरिए एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज निकाली। वैल्यूज निकालने के बाद आपको यहां से पता लगा कि फ्री वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स थ्री एक्स फोर। आपने इसको इस फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद आपने क्या किया, इसके अंदर से एक्स थ्री बार निकाल लिया, इसके अंदर से एक्स फोर बार निकाल लिया। जब आपने दोनों वेक्टर्स निकाल लिए हैं, अब ये दो वेक्टर्स ही क्या है, बेसिस ऑफ नल स्पेस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक क्वेश्चन जो आपके पास एक से हैं। तो उसके अंदर आपके पास वो क्या कह रहा है, इन 15 to 18 फाइंड द बेसिस फॉर द स्पेस स्पैन्ड बाय द गिवन वेक्टर्स। हाँ जी, अब उसने आपको 5 वेक्टर्स दिए हैं और उसने कहा है आपने इससे बनने वाली बेसिस बनानी है। तो आपने क्या किया, आपने इन पांचों को इस तरह लिख लिया। सबसे पहले हम इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर रो ऑपरेशंस अप्लाई किए। ये रो ऑपरेशंस आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर रो ऑपरेशंस अप्लाई किए। उसके बाद हमें पता लगा कि ये जो थर्ड वाला कॉलम है, इसकी थर्ड एंट्री जीरो हो चुकी हुई है। इसका मतलब ये हमारा पिवट कॉलम नहीं है, ठीक है। तो ये हम इग्नोर कर देंगे। अगले वाले में हमें फोर्थ कॉलम में थर्ड एलिमेंट को पिवट कॉलम देखना पड़ेगा। तो वो यहाँ ये कहता है कि क्योंकि सिर्फ 3 ऐसी कॉलम्स हमें मिल गए हैं जिसके अंदर पिवट पोजीशन एग्जिस्ट करती है, वो कौन से है, 1 2 और 4, ठीक है। तो वो कहता है यही 3 ऐसे कॉलम्स हैं जिनमें पिवट पोजीशन एग्जिस्ट करती है। तो यही 3 कॉलम्स क्या होंगे, यही 3 कॉलम्स बेसिस बनाएंगे। यानी आप सबसे पहले नल स्पेस की बेसिस के लिए आप क्या करते हो, आपको सबसे पहले इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने इसकी पिवट कॉलम्स देखने हैं, ठीक है। कौन कौन सी एंट्रीज हैं आपके पास, सिर्फ एक दो और तीन, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला ऐसा था जिसके अंदर पिवट पोजीशंस एग्जिस्ट करती थी। तो यही आपके पिवट कॉलम्स हैं। इसका मतलब आप इन तीनों को सेपरेट सेपरेट लिखोगे यहाँ पर, ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 और तीसरा क्या है, 0 0 1 0, ठीक है। तो यही 3 कॉलम जो है ये आपकी बेसिस बना रही हैं, ठीक है। तो यही आपकी क्या है, बेसिस ऑफ नल स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें, इसमें से लास्ट हमने इसके 20 तक क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें आपको उसने तीन वेक्टर्स दिए हैं।
उसने कहा कि आप सबसे पहले ये बताओ कि 4v1 5v2 -3v3, यानी इन सब के साथ बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है या नहीं आता, सबसे पहले ये देखना है। फिर उसके बाद वो कहता है आपने ये बताना है कि क्या इसकी बेसिस क्या होगी। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये हमने कैसे सॉल्व करना है। ये तीन वेक्टर्स आपके पास गिवन है, हमें पता है तीनों वेक्टर्स जो है यही मिलकर क्या बनाएंगे, स्पैन बनाएंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज प्रूव करोगे 4v1 +5v2 -3v3। तो ये आप कैसे प्रूव करोगे, फर्स्ट वेक्टर को 4 के साथ, सेकंड को 5 के साथ, थर्ड को 3 के -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मैंने मल्टीप्लाई करके सबको ऐड किया, देखो आंसर इसका क्या आ रहा है, 0 0 0। अगर आपने ये देखना हो कि वो उसकी बेसिस बन रही है कि नहीं बन रही, तो आपने ये देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये तीनों वेक्टर्स इनमें से कोई से हम दो मल्टीप्लाई करें, दो को मल्टीप्लाई करें तो तीसरा वेक्टर आ रहा हो। तो आप क्या करोगे, आप v1 v2 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले v1 v2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आप v2 v3 को मल्टीप्लाई करो, फिर आप v3 और v2 को मल्टीप्लाई करो, और आप देखो कि क्या v1 और v2 को मल्टीप्लाई करने से v3 आ रहा है। फिर आप देखो v2 और v3 को मल्टीप्लाई करने से v1 आ रहा है, v3 और v2 को मल्टीप्लाई करने से v3 और v1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो v3 और v1 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास v2 आ रहा है या नहीं। अगर आ गया तो आप कहोगे ये बेसिस नहीं है, अगर ये मल्टीपल्स ना आए तो आप कहोगे ये बेसिस बन रही है। क्योंकि बेसिस के लिए जरूरी है कि आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो वो तीसरे वेक्टर्स के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यही आपकी बेसिस की बात है, यही आपकी कंडीशन है बेसिक वाली। सबसे पहले आपने इसको प्रूव कर लिया, प्रूव करने के बाद आपने तीनों को बारी बारी मल्टीप्लाई किया, v1 v2 v2 v3 v3 v1, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपने देखा बारी बारी कि क्या उससे तीसरा वेक्टर तो नहीं बनता। क्योंकि इस केस में तीसरा वेक्टर नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन भी करता है, इसका मतलब वो बेसिस बनाता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक्सरसाइज 4.3 के आपने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट आ जाए आप 4.4 पर। 4.4 में हमारे पास बेसिक कंसेप्ट उस तरह का ही है, बस एक चीज का डिफरेंस है, वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ बी से। हमने कहा अभी अभी बेसिस पढ़ी है, ठीक है, तो बेसिस के लिए हमें पता है कि आपके पास क्या होता है कि जो भी मेंबर्स आपके पास स्पैन भी कर रहे हो और लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखे जा सकते हो, उनको हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या कहता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, वो आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता है, यानी आपको वो बेसिस भी बता देता है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करके उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। ठीक है, और इसको आप पी ऑफ बी से डिनोट करते हो। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 4 तक क्वेश्चन सेम है। फाइंड द वेक्टर डिटरमिन्ड बाय द गिवन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स x ऑफ b एंड द गिवन बेसिस b। उसने पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने बेसिस बनानी होती थी, इस वाली एक्सरसाइज में उसने आपको बेसिस पहले से ही गिवन कर दिया। ये आपके बेसिस के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये आपका x ऑफ b है, यानी आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है। ठीक है, आपने अब क्या करना है, आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। और कैसे लिखना है, ये आपके पास बेसिस है, ये आपके पास x ऑफ b है। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, फिर ऐड करोगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड वेक्टर के साथ। ठीक है, तो आप इसको एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो। आपने क्या किया, आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 3 और -5 वाले वेक्टर से, और 3 को मल्टीप्लाई किया -4 और 6 वाले वेक्टर से। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आ गया है, 3 और -7। और यही आपका काम था, आपने यहाँ पर यही प्रूव करना होता है कि x की क्या वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो x की यहाँ पर क्या वैल्यू निकली है, 3 और -7। तो जब भी आपको यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा जाएगा, आपने क्या करना है, आपने जो भी यहाँ पर मेंबर्स है, जैसे अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो। सेकंड वाले में आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वेक्टर के साथ, सेंटर में एडिशन का साइन, फिर -5 को मल्टीप्लाई करोगे 6 और 7 के साथ, जो आंसर आएगा वो आपका x होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको बेसिस वगैरह ऑलरेडी गिवन की है, तो इसमें इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर x ऑफ b ऑफ x रिलेटिव टू द गिवन बेसिस। आपको b1 b2 दो बेसिस दी हुई हैं, साथ में उसने आपको एक x वेक्टर दिया है,
उसने कहा पहले तो आपने सिर्फ x बताया था, ठीक है, अब आपने x ऑफ b बताना है। तो x ऑफ b आप कैसे बताते हो? x ऑफ b बताने के लिए आप क्या करोगे, आप एक ही मैट्रिक्स के अंदर b1 b2 और x को कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखोगे। कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद आप इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जब आप इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये -3 की जगह 0, 2 की जगह 0, -5 की जगह 1। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आपका थर्ड कॉलम है वो है 8 और -5, तो यही एक्चुअली आपकी क्या होगी, एक्स ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी बेसिस का कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालते हो। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक ऐसे ही है। उसके बाद 9 और 10 देख लें। फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ बी फ्रॉम बी टू द स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिस। मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, आपके पास यहाँ देखो दो वेक्टर्स गिवन है जो बेसिस बना रहे हैं, ठीक है, और एक एक्स गिवन है। आपने क्या करना है, एक्स ऑफ बी फाइंड करना है। पिछले वाले में जब आपने एक्स फाइंड करना होता था तो आप एक्स ऑफ बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब आपको ये वाला एक्स बी निकालना है। तो अब एक्स ऑफ बी कैसे निकालोगे, इन तीनों को जो भी गिवन होंगे आप उनको एक ही मैट्रिक्स में लिखोगे। जब आपने इसको इस मैट्रिक्स में लिखा आपके पास ये आया। अब आपका काम क्या है, आपने इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इतना जो पोर्शन है ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 की फॉर्म में होना चाहिए। उसके लिए आपने इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई किए। जब आपने रो ऑपरेशन अप्लाई किए, ये मैंने सॉल्व फॉर्म में भी आपको करके दिखाया, यहाँ पर आपने R2 + R2 + R3 किया तो आपके पास सेकंड रो 0 हो गई, ठीक है, एलिमेंट 0 हो गए। आपने इस सबको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब ये पूरा 1001 बन गया आपके पास लास्ट कॉलम क्या बना है, 8 और -5। तो ये जो लास्ट वाला कॉलम होगा वही आपकी क्या होगी, कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा एक्स ऑफ बी, जिसको आप अलग से लिख दोगे 8 और -5। ठीक है बच्चे। तो अब लास्ट वाला हम देख रहे थे, जब भी आपने चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हो, आप दोनों वेक्टर्स को इकट्ठा लिख देते हो पी ऑफ बी की फॉर्म में। यानी आपको दो वेक्टर्स गिवन है b1 और b2। यहाँ देखें आपने इन दोनों को एक ही मैट्रिक्स में लिख दोगे तो ये आपके पास बन जाएगा पी ऑफ बी। यानी आप इसको बस इस तरह लिख दो, 2 -9 1 एंड 8। तो यही आपका चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है। इसमें आपने और कोई काम नहीं करना, सिर्फ इसको इस तरह लिखना है। और चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स को आप पी ऑफ बी से डिनोट करते हो। ठीक है बच्चों, मीटिंग एंड होने वाली है तो आप जल्दी से रीजॉइन कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा 1-2 मिनट का और काम है वो हम खत्म कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है।